नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम तापमान में अचानक वृद्धि होने की स्थिति में गेहूं में समसामयिक कृषि कार्य के साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और वर्टिकल खेती की जानकारी देंगे। इसके अलावा देखेंगे पूसा कृषि विज्ञान मेले की एक छोटी सी झलक। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 95602975 पर हमें भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। बृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर समय से पहुंच सके। पूसा संस्थान नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 के दौरान पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन संस्थान के मेला ग्राउंड में किया गया। इस मेले में देश भर से किसानों ने एवं कृषि से जुड़े हितधारकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में श्रेय आधारित मूल्य श्रृंखला का विकास, स्मार्ट खेती, संरक्षित खेती, कृषि विपणन एवं निर्यात, किसानों के नवाचार, किसान उत्पादक संगठन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर वैज्ञानिक कृषक संवाद हुए तथा उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकियों की जीवित प्रदर्शनी भी लगाई गई। आइए देखते हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले की एक छोटी सी झलक। पूसा कृषि विज्ञान मेला आप सबकी सेवा में आयोजित है। देश भर के किसान भाई और बहन इस मेले में पधारे हैं। मैं कृषि मंत्रालय की ओर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस पूरे मेले के दौरान जो विचार विमर्श होगा, उस विचार विमर्श का विषय मिलेट्स पर आधारित है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। मोटे अनाज की उपयोगिता, मोटे अनाज से पोषण, मोटे अनाज से खाद और पर्यावरण की सुरक्षा, इस विषय पर हमारे तमाम सारे विद्वान और किसान भाई और बहन अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। मैं इस अवसर पर आपको 2023 का साल पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है।
किसान भाई आए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉल लगाई और इस हमारे जो एफपीओ के या स्टार्टअप जो आए उन्होंने भी यहाँ पर जिस तरह से आकर अपने यहाँ पर दुकान के अंदर या एग्जीबिशन के माध्यम से अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके और जिस तरह से बताने का प्रयास किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मेले के कवरेज को पूरे देश के अंदर ले जाने का काम किया। और जो भी पूरे देश के अंदर किसान भाई आज सुन रहे तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि वास्तव में आज देश के किसान और कृषि के अंदर लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। किसान भाई, रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है। तरी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल अभी दाना भरने की स्थिति में आ गई है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में अचानक वृद्धि होने की चिंता किसान मित्रों ने हमसे व्यक्त की है। इस स्थिति में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। मैं आपको बताना चाहूँगा जो किसानों के अंदर आजकल एक चीज़ का खौफ है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि कहीं गर्मी से उनकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो टेम्परेचर की रेंज आज के दिन चल रही है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ज़्यादातर 32 से लेके 33 के आसपास, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे पैनिक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है यानी 34 के आसपास टेम्परेचर बढ़ता है और या उसकी प्रोजेक्शन है तो या मतलब जैसे वेबसाइट ने बता रखा है कि अगले आने वाले 2-3 दिन के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, तो आपका उसका प्रिकॉशनरी तौर पर एक लाइट इरिगेशन दे सकते हैं। बट लाइट इरिगेशन देते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि इरिगेशन ज़्यादातर उस टाइम दे जब हवा ना चल रही हो। ज़्यादातर शाम के समय कम हवाएं चलती है तो उस टाइम अगर आपको अपनी इरिगेशन दें तो उससे कैनोपी कूलिंग के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा ये है कि इन केस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है 35 डिग्री 34 डिग्री के आसपास, तो MOP का स्प्रे कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश से भी कुछ हद तक हीट शॉक का बचाव होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर, या यूँ कहिए कि अगर 125 लीटर पानी छिड़कना है हमें एक खेत में तो 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को पानी में मिक्स करके और 125 लीटर पानी में 1 एकड़ के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी इसका बचाव हो जाता है। बाकी जो आगे की प्रोजेक्शन है कि भाई जैसे 4 मार्च के बाद टेम्परेचर ज़्यादातर ठीक रेंज में दिखा रखा है, इतने ज़्यादा नहीं है अगले 15 दिनों के, तो इतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर येलो रस्ट का प्रकोप बढ़ रहा है तो आप उसके अंदर नज़र रखिए अपने खेत के अंदर, और अगर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है कि भाई आपके खेत के अंदर 5-6 पोसाई बन गई हैं, येलो रस्ट का क्लियर कट पाउडर बनेगा। जब उसको हाथ से टच करोगे या कपड़ों से टच करोगे तो आपके कपड़ों पर वो हल्दी का सा पाउडर लगेगा या आपके हाथ पे भी उसका पाउडर लगेगा, तो उसको आप टिल्ट का स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हैं। एक अपने खेत को ना 0 टिल में बोएं और जो भी किसी प्रीवियस फसल का रेजिड्यू है उसको सरफेस पे फैला दें। उसका फ़ायदा रहता है कि वो जो रेजिड्यू है वो आपके टेम्परेचर को कम से कम 1 से 2 डिग्री तक मॉड्यूलेट कर देता है। अगर जो ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम कर देगा, अगर बहुत ज़्यादा नीचे डिप कर रहा है तो उसको उठा देगा, तो वो एक अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरा कि जब आप किसी क्रॉप के अंदर किसी फील्ड में प्रीवियस क्रॉप की या उससे पहले वाली फसल की जड़ें मौजूद होती है तो वो जड़ें ज़्यादातर चैनल का काम करती है, तो यानी जब भी कभी इरिगेशन देंगे तो आपका पानी नीचे जल्दी उतर जाएगा, यानी उस खेत में कम दिनों तक खड़ा रहेगा और वो ज़्यादा पानी खड़े रहने से ही लॉजिंग की इंसिडेंस बढ़ती है। एक और बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि भाई रेजिड्यू को सॉइल में इनकॉर्पोरेट करके, जैसे कुछ सीडर आ रहे हैं जो सॉइल के अंदर उस रेजिड्यू को, जैसे राइस का रेजिड्यू है उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके सीडिंग करते हैं। मेरे को लगता है कि वो इतना ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं रहेगा बल्कि वो नुकसान करेगा 2 तरीके से। एक तो वो जो रेजिड्यू आपने अंदर इनकॉर्पोरेट करा है वो नाइट्रोजन को लॉकिंग करेगा, दूसरा कि वो रूट चैनल को तोड़ देगा तो पानी नीचे नहीं उतरेगा, तीसरा
ये जो एक इस तरह का इन्वायरमेंट करेगा कि आपकी जैसे टर्माइट का या रूट बोर्न डिजीज़ का इंसिडेंस आपकी क्रॉप में बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप जीरो को अडॉप्ट करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जीरो टिल मशीन से सोइंग करिए और रेजिड्यू को सरफेस पे रखिए, यानी उसके खेत के ऊपर रखिए, धरती के ऊपर रखिए। स्मार्ट खेती के अंतर्गत आजकल हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और वर्टिकल खेती बहुत प्रचलन में है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन एवं ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का भी सफल उपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल, इन तकनीकों से ग्रीन हाउस में किसान भाई सब्जियों एवं फूलों की खेती वर्ष भर कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन तकनीकों के उपयोग एवं होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर मुर्तजा हसन। ग्रीन हाउस के अंदर में आजकल स्मार्ट कृषि का युग है, जिसके अंतर्गत तरह तरह की मशीनरी, सेंसर्स, IoT और नई नई तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स इत्यादि का इस्तेमाल कर करके एक स्तर पर या वर्टिकल फार्मिंग द्वारा ग्रीन हाउस के अंदर में किसान भाई व्यावसायिक तौर पर तरह तरह की उच्च मूल्य की सब्जियां, नर्सरी, फ्लावर्स इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस है, जिसके अंतर्गत इसमें स्मार्ट कृषि को खास करके किस तरह से किया जाए इसका उदाहरण पेश किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा किस तरह से 5 से 6 लेयर में हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा खास करके हरी पत्तियों वाली सब्जियां, नर्सरी, फूल इत्यादि का उत्पादन सालों भर कर सकते हैं। इस तरह की व्यावसायिक खेती के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। 1000 वर्ग मीटर का वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस इस तरह की व्यावसायिक खेती जो कि स्मार्ट कृषि हो, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पर नियंत्रित खेती हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के जो खेती में तरह तरह की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसमें मुख्यतः सॉइललेस फार्मिंग जैसे ग्रो बैग फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। सॉइल बोर्न डिजीज एक मुख्य समस्या है ग्रीन हाउस के अंदर में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है सॉइल का इस्तेमाल ना कर करके तरह तरह के इनर्ट मीडिया जैसे कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है और जल के माध्यम में न्यूट्रिएंट को जितने भी पानी में घुलनशील खाद है उसका इस्तेमाल करके प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा भी किसान भाई इसमें हरी पत्तियों वाली सब्जी खास करके जैसे इसमें सलाद का पत्ता है, पोकचोई है, पालक है, धनिया है, इसका सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक के लिए हम मुख्यतः वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित जो ढांचा बनाते हैं इसमें तरह तरह का फ्रेम होता है, जैसे ए फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है और इसमें 5 से 6 स्तर पर इस तरह की ढांचा बनाई जाती है कि सभी स्तर पर जल और न्यूट्रिएंट का प्रवाह सही तरीके से हो। अगर हम ग्रो बैग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी मीडिया है उसको हम ग्रो बैग में भर के या किसी बैग में भर करके सभी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रखें। और इस तरह की तकनीक में ये चीज खास बात का ध्यान रखा जाता है कि जल और जितने भी उर्वरक हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उसकी जो नियंत्रित मात्रा पौधों को हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के खेती में हम कुछ आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि LED बेस्ड लाइट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हर स्तर पर पौधों को सही रोशनी मिल सके और पौधे अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। इस तरह की खेती के लिए तरह तरह की जो सेंसर्स इस्तेमाल किया जाती है, इसमें मुख्यतः वातावरण से नियंत्रित जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, सोलर रेडिएशन सेंसर है और फर्टिगेशन से जो संबंधित सेंसर है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सेंसर है, pH का सेंसर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का सेंसर है। तो इस तरह के सेंसर का इस्तेमाल कर करके और उस सेंसर्स को हम कंट्रोलर द्वारा लिंक कर करके इसका पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन कर देते हैं। और ऑटोमेशन का जो अगला लेवल है उसमें इन ऑटोमेशन को हम IoT द्वारा नियंत्रित कर करके अपने स्मार्टफोन से किसान भाई इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा लगभग 60 से 70% जल की बचत होती है।
एरोपोनिक्स द्वारा 80 से 90% पानी की बचत हो जाती है। और अगर सॉइललेस ग्रो बैग का टेक्निक इस्तेमाल करें तो उसमें भी 60 से 70% पानी की बचत होती है और लगभग 30 से 40% जो न्यूट्रिएंट है, जो खास करके मेजर और माइक्रो, उसकी बचत होती है। यहाँ पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में हम हरी पत्तियों की लगभग 50 से 60 हजार पौध एक साथ उगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई और ग्रोवर्स को इस तरह के खेती से, स्मार्ट कृषि से संबंधित जो भी जानकारी हो उसको लेने के लिए वो यहाँ आके इस तरह के मॉडल को देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को पॉपुलराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की बुलेटिन बनाई हुई है और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से ये गूगल पर उपलब्ध है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर की फसल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉट बोरर या फली भेदक नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके जैविक नियंत्रण हेतु नीम के तेल का 5% घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि समस्या अधिक हो तो इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड नामक कीटनाशक की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। देश भर से कई किसान भाइयों ने खीरे में लाल कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल नामक कीट का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नियंत्रण हेतु सूर्योदय से पहले कार्बोसल्फोन की लगभग 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 से 7 मार्च के दौरान दक्षिणी पूर्व राजस्थान, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात में हल्की वर्षा हो सकती है। 5 मार्च को पूर्वी राजस्थान में, 5 से 6 मार्च को मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में, 7 मार्च को छत्तीसगढ़ में और 4 से 7 मार्च के दौरान विदर्भ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 8 और 10 मार्च के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और इससे सटे दक्षिणी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।